ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर पार्ट 2। अगर इच्छा को दबाने से इंसान सच में मुक्त हो जाता तो दुनिया में सबसे ज्यादा शांत वही लोग होते जो अपनी इच्छाओं को छिपाते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में है? ओशो का सवाल इससे भी गहरा था। क्या हम अपनी इच्छाओं से लड़ रहे हैं या उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर इच्छा को दबाना समाधान नहीं है तो फिर उसके साथ करना क्या चाहिए? इच्छा आखिर पैदा कहां होती है? इंसान के मन में हर दिन न जाने कितने विचार आते हैं। कभी किसी चीज को पाने की इच्छा, कभी किसी व्यक्ति के करीब जाने की इच्छा, कभी पैसा, सम्मान और सफलता पाने की इच्छा, और कभी सिर्फ इतना चाहने की इच्छा कि कोई हमें समझे। हम अक्सर इन इच्छाओं को देखकर तुरंत फैसला कर लेते हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है। लेकिन ओशो की विचारधारा में सवाल फैसला सुनाने से पहले शुरू होता है। सवाल है, मेरे भीतर ये इच्छा उठ क्यों नहीं है? जब इंसान इस सवाल को ईमानदारी से देखना शुरू करता है तो उसे अपने ही मन की कई परतें दिखाई देने लगती हैं। इच्छा से भागना या उसे देखना। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में गुस्सा आया। एक रास्ता है वो गुस्से को तुरंत बाहर निकाल दे। दूसरा रास्ता है वो गुस्से को दबा दे और बाहर से शांत दिखाई दे। लेकिन तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? गुस्से को जागरूक होकर देखना। ये देखना कि गुस्सा कब पैदा हुआ, किस बात ने उसे जन्म दिया, शरीर में क्या बदलाव आया, मन में कौन से विचार चलने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं गुस्सा हूं या मेरे भीतर गुस्सा पैदा हुआ है? यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। ध्यान का असली अर्थ। ओशो के विचारों में ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का मतलब अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को देखना भी है। आपके भीतर इच्छा उठी, उसे देखिए। आपके भीतर आकर्षण पैदा हुआ, उसे देखिए। मन किसी चीज के पीछे भागना चाहता है, उसे भी देखिए। लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, और उसी छोटे से अंतर में इंसान के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता पैदा हो सकती है। प्रेम और चाहत में फर्क। अब बात आती है प्रेम की। हम अक्सर कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कई बार उस प्यार के पीछे डर छिपा होता है। डर कि वो व्यक्ति हमें छोड़ ना दे, डर कि वो किसी और के करीब ना चला जाए, डर कि हमें वो महत्व ना मिले जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तब प्रेम धीरे धीरे अधिकार में बदल सकता है। ओशो का जोर इस बात पर था कि प्रेम में जागरूकता होनी चाहिए। जहां प्रेम हो लेकिन पकड़ कम हो, जहां सामने वाला व्यक्ति हमारी संपत्ति ना हो, जहां संबंध डर से नहीं समझ से पैदा हो। ऊर्जा को समझने की बात। अब इस किताब के विचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। मनुष्य के भीतर बहुत सारी ऊर्जा है। वही ऊर्जा कभी इच्छा बनती है, कभी प्रेम बनती है, कभी रचनात्मकता बनती है, कभी कला बन जाती है, कभी ध्यान की खोज बन जाती है। ओशो की दृष्टि में सवाल ये नहीं कि ऊर्जा है या नहीं, सवाल ये है, हम उस ऊर्जा के साथ क्या करते हैं? क्या हम उसे अंधे तरीके से खर्च करते हैं? क्या उसे दबाकर अंदर ही अंदर संघर्ष करते रहते हैं? या फिर उसे समझकर अपने जीवन में एक नई दिशा देते हैं? आज की जिंदगी में इसका मतलब, आज हमारा मन लगातार उत्तेजनाओं से घिरा हुआ है। मोबाइल खोलते ही नई तस्वीरें, नई वीडियो, नई खबरें, नई इच्छाएं, और हर कुछ सेकंड में हमारा ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर चला जाता है। ऐसे समय में खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं अपनी इच्छाओं को देख रहा हूं या इच्छाएं मुझे चला रही हैं? अगर आपका मन कहता है मुझे ये अभी चाहिए, तो कुछ सेकंड रुकिए, उस इच्छा को देखिए, उसे तुरंत गलत मत कहिए और तुरंत उसके पीछे भागिए भी मत। बस देखिए। कभी कभी सिर्फ देखना ही बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू कर देता है। इस भाग की बात को एक लाइन में समझे तो इच्छा से लड़ने के बजाय इच्छा को समझना सीखिए, क्योंकि जिस चीज को हम समझ लेते हैं उसके साथ हमारा रिश्ता बदलने लगता है, और शायद यहीं से इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को एक नई दिशा देना शुरू करता है। लेकिन क्या केवल इच्छा को देख लेना ही काफी है? क्या मनुष्य सच में अपनी ऊर्जा को बदल सकता है? और अगर हां, तो वो ऊर्जा आखिर किस दिशा में जाती है? अगले भाग में हम उस सवाल के और करीब जाएंगे जिसके कारण इस पूरी विचारधारा का नाम ही इतना रहस्यमय हो जाता है। क्या वही ऊर्जा जो इंसान को भोग की तरफ ले जाती है, उसे ध्यान और चेतना की तरफ भी ले जा सकती है?
और अगर ऐसा संभव है तो उस परिवर्तन की शुरुआत कहां से होती है? जानिए संभोग से समाधि की ओर पार्ट 3 में।